आज हम 12th कॉमर्स सब्जेक्ट के अंतर्गत साझेदारी का पुनर्गठन, साझेदार का अवकाश ग्रहण एवं मृत्यु अध्याय के अंतर्गत साझेदारी का अवकाश ग्रहण, उसका आशय, परिभाषा, अवकाश ग्रहण की आवश्यकता, साझेदार किन कारणों से अवकाश ग्रहण करता है, इन सब के बारे में पूर्व में बतलाया जा चुका है। इसके बाद अब हम आते हैं अवकाश ग्रहण संबंधी लेखे। तो अवकाश ग्रहण संबंधी लेखे के समय साझेदार जो अवकाश लेते हैं तो उसे देय राशि की गणना निम्न समायोजनाओं के पश्चात करनी पड़ती है। तो साझेदारी फर्म में कौन कौन से समायोजन किए जाते हैं, इसके लिए पहला लाभ हानि विभाजन अनुपात, दूसरा है ख्याति का लेखांकन, तीसरा अवितरित लाभ संचय एवं कोषों का विभाजन, चौथा संपत्तियों एवं दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन, पांचवा है निवृत्त साझेदार को देय राशि की गणना और छठवां पॉइंट है पूंजी का समायोजन। अब इसके अंतर्गत नया लाभ विभाजन अनुपात की गणना में जब कोई साझेदार फर्म से निवृत्ति या अवकाश लेता है तो शेष साझेदार परस्पर लाभ बांटने का निश्चय करते हैं। ऐसी दशा में पुराने अनुपात में वह भाग जोड़ दिया जाता है जो अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के भाग से प्राप्त होता है। किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण की निवृत्ति के बाद शेष साझेदारों का नया अनुपात निम्न प्रकार से निर्धारित किया जा सकता है, जिनमें पहला है जब शेष साझेदार अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार का हिस्सा उसी अनुपात में प्राप्त करें जो वह पहले प्राप्त करते थे। दूसरा, जब अलग होने वाले साझेदार का हिस्सा पुराने साझेदार एक निर्दिष्ट अनुपात में खरीदते हैं। तीसरा कंडीशन है जब अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार का हिस्सा कोई भी एक साझेदार खरीद लेता है। और चौथा कंडीशन है जब शेष साझेदारों का नया अनुपात दिया हो। अब हम इसके बाद आते हैं प्राप्ति या नफे का अनुपात। फर्म में किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर किसी विशेष अनुबंध के अभाव में अलग होने वाले साझेदार का भाग शेष साझेदार परस्पर उसी अनुपात में लाभ हानि बांटते हैं जिस अनुपात में वह पहले बांटते थे। इस तरह से पुराने ही अनुपात में अलग होने वाले साझेदार का भाग प्राप्त हो जाता है। यह एक प्रकार का नफ़ा या प्राप्ति कहलाता है। यदि शेष साझेदारों ने अपना नया अनुपात निश्चित कर लिया हो तो परस्पर नफ़े का अनुपात निम्न प्रकार से ज्ञात किया जाता है। तो लाभ प्राप्ति अनुपात का सूत्र होता है नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात, अर्थात नए अनुपात में से पुराने अनुपात को घटाने से जो शेष अनुपात प्राप्त होता है उसे ही लाभ प्राप्ति अनुपात कहा जाता है। लाभ प्राप्ति के अनुपात में ही अलग होने वाले साझेदार की पूंजी एवं ख्याति का समायोजन किया जाता है। जब इसके बाद साझेदार की निवृत्ति, अब हम आते हैं या मृत्यु की दशा में शेष साझेदार ख्याति का व्यवसाय जारी रखते हैं तो भविष्य के लाभों में वे ही उत्तराधिकारी होते हैं। इस प्रकार उन्हें पूर्व की तुलना में अतिरिक्त लाभ प्राप्त होता है। अतः इस अतिरिक्त लाभ की क्षतिपूर्ति
उस साझेदार को की जानी चाहिए जो अलग होने के कारण या मृत्यु के कारण अपने भावी लाभ के भाग का विद्यमान साझेदार के हित में त्याग करता है। फर्म की कुल ख्याति में निवृत्त या मृतक साझेदार का जो भाग है वह उसके पूंजी खाते में क्रेडिट कर देना चाहिए और विद्यमान साझेदारों के पूंजी खाते को उनके नफ़े के अनुपात में डेबिट किया जाना चाहिए। इस संबंध में लेखा मानक 26 के अनुसार ख्याति का लेखा पुस्तकों में तभी किया जाना चाहिए जबकि उसे बदले में मुद्रा या मुद्रा सामान में भुगतान किया गया हो। अतः इस कारण केवल क्रय की गई ख्याति का ही लेखा पुस्तकों में किया जाएगा। ख्याति के संबंध में निम्नलिखित किए जाने चाहिए। पहला, जब ख्याति खाता पहले से विद्यमान नहीं हो तो अलग होने वाले साझेदार के भाग की ख्याति की गणना कर निम्नलिखा किया जाता है। इस संबंध में जो पंजी प्रविष्टि की जाती है वह होता है शेष बचे हुए साझेदारों के पूंजी खाता विकलन निवृत्त साझेदार के पूंजी खाता से। इसी में दूसरा है जब ख्याति खाता पहले से विद्यमान हो। यदि साझेदार की निवृत्ति या मृत्यु पर पहले से ख्याति विद्यमान हो तो सबसे पहले दर्शाई गई ख्याति खाते को बंद कर दिया जाता है। अर्थात पहले से यदि ख्याति की राशि पुस्तकों में दिखाई गई हो तो उसे पर सबसे पहले ख्याति की राशि को अपलेखन कर दिया जाता है। उसके बाद निवृत्ति पर फर्म की नई ख्याति की गणना कर उसमें से अवकाश या मृत साझेदार की ख्याति का भाग ज्ञात कर निम्न प्रकार से पंजी प्रविष्टि किया जाता है। इसमें जब विद्यमान ख्याति को अपलेखित करने की दशा में प्रविष्टि लिखा जाता है पुराने साझेदारों का पूंजी खाता विकलन ख्याति खाता से। और इसी में दूसरा कंडीशन है जब अवकाश ग्रहण करने पर अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार की ख्याति के भाग का लेखा ज्ञात करना हो तो ऐसी स्थिति में प्रविष्टि लिखा जाएगा ख्याति के भाग से, यानी निवृत्त होने वाले साझेदार के ख्याति के भाग का पूंजी खाता क्रेडिट और शेष बचे हुए साझेदार का पूंजी खाता डेबिट किया जाता है। इस संबंध में पंजी प्रविष्टि लिखा जाएगा शेष साझेदारों का पूंजी खाता विकलन अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के पूंजी खाता से। अब इसके बाद अब हम आते हैं अगले प्रसन्न या छिपी हुई ख्याति। यदि फर्म में सेवानिवृत्ति करने वाले साझेदार को एक मुश्त राशि के भुगतान का निर्णय लेती है और यह राशि इस साझेदार के पूंजी खाते के शेष और पुनर्मूल्यांकन और संचय के भाग से अधिक है तो यह आधिक्य ख्याति में उसका एक भाग माना जाता है। इसी को ही प्रसन्न या छिपी हुई ख्याति कहा जाता है। इसके बाद संपत्ति एवं दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन। संपत्ति एवं दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन के संबंध में इसके पहले अध्याय में भी बताया जा चुका है कि संपत्ति एवं दायित्वों का में कमी या वृद्धि जानने हेतु जो संपत्ति में कमी और दायित्वों में वृद्धि जानने हेतु जो खाता बनाया जाता है उसे ही पुनर्मूल्यांकन खाता के नाम से जाना जाता है। पुनर्मूल्यांकन खाते के डेबिट पक्ष में संपत्ति के मूल्य में कमी लिखा जाएगा। दायित्वों के मूल्य में यदि वृद्धि हो तो संचितियों में यदि वृद्धि हो तो उसे लिखा जाएगा। और इस तरह से छूटे हुए दायित्व यदि हो तो और समकलन पक्ष में संपत्ति के मूल्य में यदि वृद्धि हो जाती है तो उसे पुनर्मूल्यांकन खाते के समकलन पक्ष में। दायित्वों के मूल्य में यदि कमी हो तो इसे भी समकलन पक्ष में। संचितियों में कमी और छूटी हुई संपत्तियों का लेखा पुनर्मूल्यांकन खाते के क्रेडिट पक्ष में लिखा जाता है। इसके बाद इन दोनों पक्षों को टोटल करने के बाद बैलेंस ज्ञात किया जाता है और बैलेंस ज्ञात होने के बाद इस खाते से या तो लाभ होगा या तो हानि होगी। यह लाभ या हानि साझेदारों के पूंजी के अनुपात में वितरित कर दिया जाता है। अब इसके बाद अवितरित लाभ हानि तथा संचय का लेखा। किसी साझेदार के फर्म से अवकाश ग्रहण करने की स्थिति से ठीक पूर्व यदि चिट्ठा में संचय लाभ हानि आदि कोई हो तो इसे साझेदारों के अर्थात सभी साझेदारों के पूंजी खाते में
हस्तांतरण कर दिया जाता है। इस राशि को पूंजी खाते में क्रेडिट कर देना चाहिए, क्योंकि ये वे संचयी लाभ है जो उनके साझेदारी काल के दौरान अर्जित किए गए हैं। संचय और अवितरित लाभों के संबंध में जो प्रविष्टियाँ है उसे भी अब बतला चुके हैं। इसके पहले अध्याय में बतलाया जा चुका है। अब इसके बारे में निवृत्त साझे को देय राशि की गणना। अब इस कंडीशन में जब जो साझेदार फर्म से अवकाश ग्रहण करता है तो उसे अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को देय राशि की गणना निम्न प्रकार से की जाती है। पहला कंडीशन है अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को प्राप्त होने वाली राशियाँ। इसमें से साझेदारों को जो राशि प्राप्त होगी उनमें पहला है पूंजी खाते या चालू खाते का जमा शेष, संपत्ति एवं दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ, अविभाजित लाभ या संचय यदि हो तो उनका अनुपातित भाग, फर्म की ख्याति का भाग, अवकाश ग्रहण करने की तिथि तक के लाभ का अनुपातित भाग, पूंजी पर ब्याज यदि हो तो आदि साझेदारों को उनके पूंजी खाते में जमा किया जाता है। और इस तरह से साझेदारों से ली जाने वाली राशियों में अवकाश ग्रहण करने की तिथि तक के आहरण की राशि और इस आहरण पर ब्याज की राशि का कैलकुलेशन किया जाना, पूंजी खाते या चालू खाते का विकलन शेष, अविभाजित हानि का अनुपातित भाग, संपत्ति एवं दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन पर हानि का अनुपातित भाग आदि की गणना की जाती है। इसके बाद जो बैलेंस निकलता है वह निवृत्त साझेदार को देय राशि की गणना मानी जाती है। तो निवृत्त साझेदार के देय राशि के भुगतान के प्रकार में पहला है यदि देय राशि का एक मुश्त में यदि नकद भुगतान कर दिया जाए तो निवृत्त साझेदार का पूंजी खाता विकलन रोकड़ खाता से। इसी में दूसरा है यदि वह देय राशि का किस्तों में भुगतान किया जाए तो पहला कंडीशन निवृत्त साझेदार का पूंजी खाता विकलन निवृत्त साझेदार के ऋण खाता से। अब यदि उस पर ब्याज दिया जाना हो तो ब्याज खाता विकलन निवृत्त साझेदार के ऋण खाता से। और उसके बाद जब निवृत्त साझेदार के ऋण खाता विकलन रोकड़ या बैंक खाता से जब उन्हें भुगतान किया जाना हो तो देय राशि की गणना का भुगतान किस्तों में किया जाता है। यदि इस देय राशि का भुगतान विपत्र स्वीकृत कर भुगतान किया जाए तो निवृत्त साझेदार का पूंजी खाता विकलन देय विपत्र खाता से यह प्रविष्टि लिखा जाता है। यदि देय राशि का भुगतान वार्षिकी द्वारा भुगतान करना हो तो इस संबंध में सबसे पहले वार्षिकी खाता खोला जाएगा। तो वार्षिकी खाता खोलने के संबंध में पंजी प्रविष्टि है निवृत्त साझेदार का पूंजी खाता विकलन वार्षिकी वृत्ति खाता से। और इस वार्षिकी खाता खोलने पर यदि उसमें ब्याज दिया जाता है यानी ब्याज जमा किया जाएगा तो प्रविष्टि लिखा जाता है ब्याज खाता विकलन वार्षिकी वृत्ति खाता से। और इस वार्षिकी राशि से किस्त का भुगतान करने पर वार्षिकी वृत्ति खाता विकलन रोकड़ खाता से। अवकाश प्राप्त साझेदार की मृत्यु पर वार्षिकी का स्थानांतरण करने पर प्रविष्टि लिखा जाएगा वार्षिकी वृत्ति खाता विकलन साझेदारों के पूंजी खाता से। और यदि वार्षिकी वृत्ति की राशि निवृत्त साझेदार की जीवित अवस्था में समाप्ति पर यदि उसको भुगतान किया जाता है या उसको दिया जाता है तो लाभ हानि खाता विकलन रोकड़ खाता से। अब इस संबंध में साझेदार का अवकाश ग्रहण करना, साझेदार की मृत्यु पर देय राशि की गणना आदि के संबंध में विस्तार से अपन चर्चा कर चुके हैं। इसके बाद आता है पूंजी का समायोजन। अब पूंजी का समायोजन के अंतर्गत जो अवकाश ग्रहण करने पर या मृत्यु के समय शेष साझेदारों के पूंजी का समायोजन अपने लाभ हानि अनुपात में कर सकते हैं। इस प्रकार की स्थिति में यदि अन्य सूचना न हो तो शेष साझेदारों के शेषों का योग नई फर्म की कुल पूंजी होती है। इस शेष साझेदारों की नई पूंजी का निर्धारण करने के लिए फर्म की कुल पूंजी को शेष साझेदारों के में नए लाभ हानि अनुपात में बांटा जाता है तथा पूंजी से अधिक या कमी को साझेदारों के व्यक्तिगत खातों से ज्ञात किया जाता है। इस प्रकार के आधिक्य या कमी साझेदार द्वारा रोकड़ निकालकर या रोकड़ जो कमी है उस रोकड़ को लाकर समायोजित कर दिया जाता है। अगर आधिक्य की राशि है तो साझेदारों का पूंजी खाता विकलन रोकड़ या बैंक खाता से
और यदि साझेदारों की पूंजी में कमी पाई जाती है तो रोकड़ या बैंक खाता विकलन साझेदारों के पूंजी खाता से यह प्रविष्टि लिखा जाता है। अब साझेदारों की पूंजी का समायोजन ज्ञात कर लेने के बाद अब हम आते हैं साझेदार की मृत्यु। साझेदार की मृत्यु का से तात्पर्य होता है कि साझेदारों का स्थायी रूप से चले जाना। इस संबंध में भी आवश्यक पंजी प्रविष्टि और मृतक साझेदार को देय राशि की गणना के संबंध में मृत्यु की तिथि तक उसके पूंजी खाते का शेष, चालू खाते का क्रेडिट शेष, पूंजी पर ब्याज, वेतन, कमीशन, मृत साझेदार की ख्याति का भाग, संचित कोष, अविभाजित लाभ में मृत साझेदार का भाग आदि का हिस्सा उनके पूंजी खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। और जो साझेदारों से लिया जाना है वह है आहरण पर ब्याज, चालू खाते का डेबिट शेष, पुनर्मूल्यांकन में यदि हानि हो तो उसका भाग, व्यापार में यदि हानि हो तो उसका भाग आदि का अध्ययन कर लेने के बाद शेष साझेदार मृत साझेदार के उपयुक्त समायोजन करने के बाद उसके पूंजी खाते के शेष को मृत साझेदार के उत्तराधिकारी के ऋण खाते में स्थानांतरित कर दिया जाता है। यदि उसका नकद भुगतान नहीं किया जाता तो साझेदारी संलेख में इस बात का स्पष्ट उल्लेख रहता है कि मृत साझेदार के उत्तराधिकारी को भुगतान किस तरह से किया जाए, यह पहले से आपस में साझेदारों के बीच समझौता हो जा रहता है। फिर भी भारतीय साझेदारी अधिनियम की धारा 37 के अनुसार मृत साझेदार का उत्तराधिकारी देय राशि के भुगतान न किए गए भाग का 6% प्रति वर्ष की दर से ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी होता है, अथवा उसे यह भी विकल्प प्राप्त होता है कि वह दावे की शेष राशि का फर्म की कुल पूंजी के अनुपात में फर्म के भावी लाभों में हिस्सा प्राप्त कर सकता है जब तक उसे संपूर्ण राशि प्राप्त न हो जाए। इस तरह से साझेदारों को मृत साझेदार को देय राशि की गणना ज्ञात हो जाने के बाद आते हैं संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी। यह पॉलिसी साझेदारों के आकस्मिक मृत्यु पर फर्म को मृत साझेदार के उत्तराधिकारी को उसके भाग की राशि का भुगतान करना पड़ता है। यह भी हो सकता है कि भुगतान बड़ी मात्रा में हो और फर्म उसका भुगतान करने में असमर्थ हो। इस स्थिति में फर्म ऐसे संकट से बचने के लिए अपने सभी साझेदारों के जीवन पर एक संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी क्रय करती है। इस पॉलिसी का भुगतान किसी साझेदार की मृत्यु या पॉलिसी की अवधि समाप्त होने पर, जो दोनों में से पहले हो, इस बीमा कंपनी द्वारा इस